हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2022 मेंस के पेपर 1 के लिए। देखिए, ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इस डिस्कशन के बाद आपको लगभग आइडिया हो जाएगी कि आपको इस पेपर की तैयारी करने के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर। डिस्कशन बाइलिंगुअल है, इसलिए आपको डिस्कशन में लगभग सारी चीजें समझ में आ जाएगी, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का डिस्कशन है हमारा एमपीपीएससी 2022 मेंस के पेपर 1 के पार्ट ए पोर्शन के लिए। पार्ट ए पोर्शन जो है हमारा इतिहास का है। इसमें जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पैटर्न को भी हम डिस्कस करेंगे कि आमतौर पर क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज जानते हैं कि हमारा जो एमपीपीएससी मेंस होता है, देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में एमपीपीएससी मेंस होता है। उस एमपीपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर होते हैं। अब इन 6 पेपर में देखा जाए तो पहला पेपर जो होता है वो जीएस पेपर 1 कहलाता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, इतिहास और भूगोल का पार्ट होता है मोस्टली। ये 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का होता है। दूसरा पेपर होता है सामान्य अध्ययन 2, मतलब जीएस पेपर 2। ये राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से बना हुआ है। समाजशास्त्र का पोर्शन ये अभी बाद में ऐड किया गया है और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का है। और तीसरा पेपर जो है वो जीएस पेपर 3 के रूप में जाना आता है। इसमें विज्ञान एवं तकनीक, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेजर पोर्शन है, मतलब यही पोर्शन है। थोड़ा सा पोर्शन एप्टीट्यूड का भी है, मतलब जो मैथमेटिक्स आप जिसे बोलते हैं। ये 3 घंटे का पेपर है, 300 नंबर का। और चौथा पेपर है जीएस पेपर 4, जिसमें दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन है। मतलब उसमें 3 चीजें बेसिकली कवर की गई हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे आते हैं उसमें थोड़ा सा आपको हल्की आइडिया होनी चाहिए, वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। ये भी 3 घंटे का है और 200 नंबर का पेपर है। इसके बाद 5वां पेपर है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। अब ये तो हिंदी का ही पेपर है, तो ये हिंदी मीडियम में ही होगा और ये 200 नंबर का होता है और 3 घंटे चलता है। और छठा पेपर है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, अदरवाइज लिखने में दिक्कत जाती है। तो निबंध और प्रारूप लेखन की बात करें, 2 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का है। तो ये सारा का सारा यदि आप मिला दें तो कितने नंबर का हो गया आपका? ये हो गया आपका 1400 नंबर का, फिर 175 नंबर का इंटरव्यू है और 1575 नंबर ये टोटल हो गए आपके। इसमें जितने नंबर आपके आएंगे उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और उसके हिसाब से आपकी रैंक जैसी होगी उसके हिसाब से आपको सर्विसेज मिलेगी। आमतौर पर एसडीएम जो है वो टॉप सर्विस में काउंट किया जाता है, उसके बाद डीएसपी और बाकी सर्विसेज आती हैं। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। यदि आप इन जनरल पिछले साल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर थे, इंटरव्यूज़ में कम थे। कुछ ऐसे थे जिनके रिटर्न में खराब नंबर थे, इंटरव्यूज में थोड़े अच्छे नंबर मिल गए, तो उससे बैलेंस हो गया। तो इन जनरल यदि मैं बात करूं कि आपको रिटर्न में 800 के आसपास यदि आप स्कोर करते हैं, कितने में? 1400 में, तो आपकी रिटर्न तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। हालांकि रिटर्न तो कम नंबर पे क्वालिफाई करते हैं, 700 नंबर के आसपास भी क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन 800 नंबर में आपका सिलेक्शन भी होगा, आपको सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी, मतलब आप प्रॉपर तरीके से एसडीएम भी बन सकते हैं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो 800 नंबर रिटर्न में आप टारगेट करो और इंटरव्यूज में रफली टारगेट होना चाहिए आपका 130 140 के आसपास। यदि इस रेंज में आपके नंबर मिल जाते हैं 175 में, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एसडीएम की सर्विस मिल जाती है ना। तो ये बेसिकली हमारा थोड़ा सा इस बेसिक आइडिया रही है इसके बारे में। अब चले चलते हैं, हमारा आज का डिस्कशन होगा प्रथम प्रश्न पत्र पे, मतलब जीएस पेपर 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी इतिहास का पार्ट डिस्कस करेंगे, भूगोल का पार्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ये दोनों ही लैंग्वेज में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं कि एमपीपीएससी मेंस का हमारा बैच कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। उस बैच कोर्स की फीस रखी गई है 5500 रुपए। इतने प्राइस में आप हमारा एमपीपीएससी मेंस का बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फीस रहेगी वो 20 अगस्त तक रहेगी। इसके बाद ये फीस बढ़कर हो जाएगी 9000 रुपीज़। आप 9000 रुपीज़ में बाद में एमपीएससी मेंस का बैच कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इस नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं यदि आप एमपीएससी मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आइए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, सीधे आप टॉपिक में आते हैं। तो हमारा पेपर है
पेपर 1 का पार्ट ए पोर्शन, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग हैं। 300 नंबर का है तो पार्ट ए पोर्शन जो है वो 150 नंबर का रहेगा, पार्ट बी पोर्शन 150 नंबर का रहेगा। तो पार्ट ए पोर्शन में हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें हमारा हिस्ट्री तो है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसके साथ में मध्य प्रदेश का इतिहास भी है। मतलब जो लास्ट के 2 यूनिट हैं उससे मध्य प्रदेश के इतिहास को फोकस किया गया है, शुरू की जो 3 यूनिट हैं वो भारत के इतिहास को फोकस किया गया है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा पार्ट बी, जिसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो आज हम ज्योग्राफी के पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, आज का सारा डिस्कशन हमारा इतिहास के पोर्शन पे होगा। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए आप 5 यूनिट आपको मिलेंगी, आप देखेंगे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। अब इसमें आप यदि चीजों को समझने का प्रयास करें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यूनिट 1 की यदि हम बात करें, ये पोर्शन है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, मतलब प्राचीन भारत का इतिहास। लिखा भी इसमें हड़प्पा सभ्यता से लेके 10वीं शताब्दी तक के पोर्शन को कवर किया गया है। टॉपिक है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो लिखा है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक के पोर्शन को कवर किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे गए, अभी हाल ही में यदि हम बात करें, जैसे अभी एमपीपीएससी का जो 2021 का मेंस हुआ उसमें जैसे पूछा गया था एक टर्म कौमुदी महोत्सव। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, इस समय का जो पैटर्न है उसमें 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर, ये 3 फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछा जाते हैं। 3 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म के होते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ी मीडियम साइज के होते हैं, 11 मार्कर क्वेश्चन जो है वो बड़े साइज के होते हैं, जिसे दीर्घ उत्तरीय आप बोलते हो। 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको लिखने के लिए 3-4 लाइन मिलती है, 4 लाइन मिलती है। 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको आधा पेज मिलेगा और 11 नंबर क्वेश्चन को लिखने के लिए 2 पेज दिया जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको समझना है कि जो वर्ड लिमिट है उसी हिसाब से आपको रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आमतौर पर कैंडिडेट्स को थोड़ी कम आइडिया होती है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से फोकस भी नहीं करते हैं, बिकॉज कईयों को खुद भी आइडिया नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो 3 मार्क क्वेश्चन में अधिकांश लोग फोकस करते हैं, देखो क्या होता है कि 3 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कौमुदी महोत्सव के बारे में, और कौमुदी महोत्सव आपने कभी सुना ही नहीं। आपसे पूछा गया सूत्राध्यक्ष के बारे में, आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं। आपसे पूछा गया 3 ऋण के बारे में, आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं। आपसे पूछा गया स्रोत सूत्र के बारे में, आपने इसका नाम भी कभी नहीं सुना। तो 3 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, उससे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है एनालिसिस का। सेकेंड थिंग इज दैट 3 मार्क क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यदि आपको पता है, जैसे मान लीजिए पूछा गया आपसे वृहत स्नानागार के बारे में, तो उसके बारे में आपको हर किसी को पता है कि अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, तो आप उसके बारे में 1-2 लाइन लिख ही लोगे, है ना, बस उतना ही लिखना है, बाकी बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं। लेकिन जो 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं यहां पे इंपॉर्टेंस ये होता है कि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है प्रॉपर तरीके से, तो एक बेहतर आंसर आप लिख पाओगे। देखो ऐसा नहीं होता है कि पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स जो मेंस लिखने जाते हैं बाय डिफॉल्ट उनका नॉलेज बेस बढ़िया होता है। यदि मैं देखूं प्रीलिम्स से आपने क्वालिफाई किया है, मतलब ऑब्वियस बात आपके पास इतना बेसिक एवरेज नॉलेज है जितने से आप मेंस की कॉपी लिख सकते हो, उसमें अधिकांश क्वेश्चन आपके क्लच में होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि यदि जिसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है प्रॉपर तरीके से, वो बेहतर आंसर लिखेगा, उसको बेहतर नंबर मिलेंगे। ऐसे यदि हम बात करें आमतौर पर यदि बिना प्रैक्टिस के आप 11 मार्कर आंसर आप लिखो, जो भी नॉलेज आपके पास में थोड़ा बहुत उतने से, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है आपको 3-4 नंबर ही मिले। बिकॉज देखो एग्जामिनर ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी लिखोगे तो नंबर दे देगा, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करके लिखोगे तो हो सकता है आपको 7 से 8 नंबर मिल जाए और ये आपको फाइनल सिलेक्शन दिला सकता है ना। तो बेसिकली रियल देखा जाए तो प्रैक्टिस, अब 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कितना देगा, 1.5 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, दैट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन 3 नंबर भी दे सकता है। लेकिन 11 मार्क क्वेश्चन है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर बिना प्रैक्टिस के आपको नंबर नहीं मिलेगा। 5 मार्क क्वेश्चन भी थोड़ा सा एनालिसिस के होते हैं, वहां भी बिना प्रैक्टिस के आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो मेन खेल जो है वो 5 मार्कर 11 मार्कर है, तो यहां पे आप थोड़ी ज्यादा ध्यान दो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, 3 मार्क क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। मतलब आप यदि पेपर देखने जाओ तो यदि आपने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे 70% के आसपास क्वेश्चन 3 मार्कर बन रहे होते हैं, है ना। 3 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं
उसमें 70% क्वेश्चन बन रहे होते हैं। 30% के बारे में मैं कह नहीं सकता, बिकॉज कई बार ऐसे टर्म्स पूछ ले आते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। जैसे मान लो यदि आपसे पूछा गया स्रोत सूत्र के बारे में, अब आपने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है स्रोत सूत्र के बारे में, है ना, तो आप नहीं लिख पाओगे। ऐसा आपसे पूछा गया बेलाथल कल्चर के बारे में, अब बेलाथल कल्चर के बारे में यदि आपने नहीं सुना तो आप नहीं लिख पाओगे, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स पूछे जा सकते हैं जिनका नाम आपने कभी ना सुना हो, तो 30% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। लेकिन 5 मार्कर में ऐसा नहीं होता। 5 मार्कर में आमतौर पे देखा जाता है तो 80 से 90% क्वेश्चन जो है मोस्टली बन रहे होते हैं, मतलब कभी ना कभी उसके बारे में कुछ ना कुछ आपने सुन रखा है। मतलब ये क्वेश्चन यदि आप लिखना चाहो तो लिख डालोगे। 11 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे रफली 100% क्वेश्चन, यदि मैं फिर भी बोलूं तो 90 to 100% क्वेश्चन जो हैं इनको आपने कभी ना कभी सुना होता है, मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती है। यदि आपने प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग करी है, जितना भी नॉलेज आपके पास में है उसको ही प्रॉपर तरीके से आप स्केल अप करके अच्छा तरीके से कीवर्ड्स जनरेट करके आप एक बेहतर आंसर लिख के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, है ना। तो मेन आंसर राइटिंग स्किल की जरूरत है वो 5 मार्कर और 11 मार्कर पे है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग अब चलते हैं टॉपिक्स में कि किस तरह से क्वेश्चन आमतौर पर एमपीएससी ने भी हाल ही में पूछे हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। लेकिन आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि आपको 5 मार्कर और 11 मार्कर जो क्वेश्चन हैं उसको लिखने की प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे करनी है यदि आप सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मेंस क्वालिफाई कर लो, यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये आप यदि अभी से 5 मार्कर और 11 मार्कर क्वेश्चन जो है एवरी सिंगल डे लिखने लग जाओ तो आपके सिलेक्शन के चांस अभी भी इंश्योर किया सकते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पिछले कई बार से मेंस लिखा है, मतलब पिछले 1-2 बार से नहीं, मतलब कई बार से मेंस लिखा है, उनको हमने फॉलो किया है, उनकी पूरा डेली रूटीन हमें पता है एंड वी नो दैट हाउ दे आर वर्किंग, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यदि आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो तो आंसर राइटिंग यदि आप करोगे तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज अधिकांश लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं। चलिए फोकस करते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो पहले फोकस करते हैं भारतीय इतिहास का जो एंशिएंट पार्ट है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता से लेके 10वीं शताब्दी तक का पोर्शन कवर किया गया है। इसमें बोला गया हड़प्पन सिविलाइजेशन से 10th सेंचुरी AD तक का पोर्शन आपके यूनिट 1 में है। अब देखो पहले यहाँ पे 3 मार्कर डिस्कस कर लेते हैं कि 3 मार्कर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप 2021 के पेपर की बात करो तो यहां पूछा गया था कौमुदी महोत्सव के बारे में। देखो कौमुदी महोत्सव क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज काफी लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। कौमुदी महोत्सव बेसिकली शरद पूर्णिमा के समय इसको मनाया जाता है और ये बेसिकली एक एकांकी है जिसको लिखा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब देखिए यहां पर जो एकांकी है उसका जो मेन थीम क्या था, थीम ये था कि यहां पर एक कुसुमपुर जगह है, कुसुमपुर एक एम्पायर था, उस पे बेसिकली कहानी का सारा चित्रण किया गया है, जिसमें चंद्रगुप्त जो हैं कहानी के मेन रोल निभाते हैं। उसके बाद कई सारे और कैरेक्टर हैं, जैसे यहाँ पे चाणक्य हो गए जो उनके गुरु थे और साथ में उनके प्रधानमंत्री भी थे, वाशुगुप्त थे जो कि उस समय समाहर्ता के रूप में थे, इसके अलावा यशोवर्मन थे, पुष्पदत्त थे, एक अलका नाम की राजनर्तकी भी थी। तो ये सारे कैरेक्टर वहाँ प्रॉपर तरीके से दिखाए गए हैं, प्रॉपर एक स्टोरी है। तो स्टोरी का जो मेन फोकस है वो कुसुमपुर वो एम्पायर है जिस पे स्टोरी लिखी गई है और लिखा है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा साहब ने। मतलब कुसुमपुर पे ये स्टोरी लिखी गई है। हालांकि चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर की विजय के बाद में इस कौमुदी महोत्सव के आयोजन किया था बेसिकली, इसलिए कौमुदी महोत्सव इंपॉर्टेंट है और ये लिखा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। अब इसमें 3 मार्कर है तो यहां पे 1-2 लाइन लिखोगे मैक्सिमम। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आसान है, जैसे सूत्राध्यक्ष की बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था सूत्राध्यक्ष के बारे में। देखिए सूत्राध्यक्ष की बात करें तो ये टर्म तो आप लोगों ने खूब सुना होगा। मौर्यन प्रशासन में अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को बेसिकली अध्यक्ष के रूप में बनाया था। जैसे सूत्राध्यक्ष की बात करें तो ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का जो हेड था उनको सूत्राध्यक्ष बनाया गया, जो कि बेसिकली कातना और बुनना, कताई और बुनाई का जो डिपार्टमेंट है उसमें रखा गया था, तो सूत्राध्यक्ष उसके हेड थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 5 मार्कर में ग्रेट बाथ के बारे में, बृहत स्नानागार के बारे में। अब देखो बृहत स्नानागार ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाथ। तो इसके बारे में आपको लगभग आइडिया है कि बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। थोड़ा सा यदि आप उसको साइज आपको पता है तो फिर काफी अच्छा हो जाएगा।
तो देखिए 5 मार्कर क्वेश्चन जो हैं वो इन जनरल आपने सुन रखा है। जैसे 3 मार्कर के मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कोट डीजी के बारे में। कोट डीजी क्या है? कोट डीजी बेसिकली सिंध की एक हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक महत्वपूर्ण साइट थी जो कि सिंध क्षेत्र में थी, जो है आपको पाकिस्तान में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 3 मार्कर में स्रोत सूत्र के बारे में। स्रोत सूत्र के बारे में। अब देखो स्रोत सूत्र ये टर्म आपने थोड़ी कम सुना होगा। बेसिकली एक वैदिक कर्मकांड का ये कल्प विधान है जो लेटर वैदिक पीरियड में इसको इस्तेमाल किया गया था, स्रोत सूत्र। एक और टर्म पूछा गया था अमित्र घात। अमित्र घात टर्म सुना होगा आप लोगों ने, अमित्र घात। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अमित्र घात की बात करें, ये बिंदुसार को बुलाया जाता है जो कि स्लेयर ऑफ एनिमी होते हैं, है ना, ग्रीक नेम है वैसे अमित्र घात। इसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे 3 मार्कर में पूछे गए थे। तो आप आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा 3 मार्कर में जो टर्म्स मिल रहे हैं वो डिफिकल्ट मिल रहे हैं। जैसे एक पूछा गया था आपसे मिताथल के बारे में। इस बारे में मिताथल के बारे में। मिताथल क्या है? ये एक इंडस वैली साइट है जो कि हरियाणा में है। इसके बारे में आपने कम ही सुना होगा। हरियाणा की जो बाकी इंडस वैली साइट जैसे राखीगढ़ी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बनवाली का नाम सुना होगा आपने, दस पॉसिबिलिटी, लेकिन मिताथल के बारे में कम सुना होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्कर में जो काफी इंटरेस्टिंग था, उसका नाम था ऋग्वैदिक पंचवृष्णि। ऋग्वैदिक पंचवृषि, पंचवृष। अब ऋग्वैदिक पंचवृष की बात करें तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि 5 पर्सनालिटीज हैं, 5 देव थे जिनके बारे में ऋग्वैदिक पंचवृषि बोला जाता है। इनका जो प्रभाव है वो लगभग 5th सेंचुरी बीडी तक था, 5th सेंचुरी एडी तक था। मतलब आप कह सकते हैं ईसा के बाद 5वीं सेंचुरी तक इनका प्रभाव था। उसके बाद इनको रिप्लेस कर दिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा। अब ये पंचवृषि कौन थे? तो पंचवृषि की बात करें, एक तो थे इसमें वासुदेव, जो कि आप जानते हैं वासुदेव भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं। एक थे समकरसेन। ये कौन थे? ये बलराम का दूसरा नाम था जो कि नॉलेज का पावर था इनके पास में। एक और नाम था इसमें प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन थे? प्रद्युम्न के पास फीमेल पावर था जो कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। और प्रद्युम्न की बात करें तो ये बेसिकली इनकारनेशन ही बोलते हैं इनको, कामदेव के। और एक नाम है सांबा। सांबा बेसिकली मेल पावर रखते थे। हालांकि सांबा के बारे में कई सारी नेगेटिव चीजें बोली जाती हैं कि इनके कारण ही जो यदु डायनास्टी है वो उसका एंड हुआ। और एक और है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन थे? ये बेसिकली देखा जाए तो जो प्रद्युम्न है और रुक्मवती उनके बेटे हैं अनिरुद्ध। कृष्ण जैसे ही इनका बेसिकली अवतार माना जाता है, लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और देखा जाए तो ये अनिरुद्ध हैं। ये 5 मिलकर बनते हैं पंचवृषि, है ना, ऋग्वैदिक पंचवृषि। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था। तो ये प्रकार से आप देखो कि वैदिक काल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म्स पूछे गए हैं जो आमतौर पे किताबों में कम मिलते हैं। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक टर्म और पूछा गया था यहां पे दौवारिक के बारे में। अब देखिए दौवारिक ये भी 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। दौवारिक क्या होता है समझिएगा। बेसिकली हालांकि ये क्वेश्चन कई बार और पूछा गया है, जैसे जो हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, मॉडर्न प्रशासन है, उसमें बेसिकली तीर्थ हुआ करते थे। तीर्थ क्या होता है? जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको बोलते थे तीर्थ। तो 18 तीर्थ होते थे। अब उस 18 तीर्थ में दौवारिक भी एक उच्च पदाधिकारी मतलब तीर्थ हुआ करता था। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वहां पे 18 तीर्थों के बारे में लेख प्रॉपर तरीके से लिखा मिलता है। हालांकि ये क्वेश्चन भी 3 मार्कर में पूछा गया है 2019 में मेंस में कि मौर्य प्रशासन में जो तीर्थ है उसके बारे में आप लिखिए। तो वही चीज है बेसिकली दौवारिक। उसमें एक विशेष तीर्थ है जो कि बेसिकली उसका काम होता है कि राजमहलों की देखरेख करने वाला जो प्रधान अधिकारी होता है उसे बोलते हैं दौवारिक, है ना। अब इधर में पिटाक के बारे में पूछ लिया गया, मतलब पिटाक्स के बारे में पूछा गया है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आमतौर पर, मतलब जो थोड़ी सी कुछ टर्म्स मुश्किल थे। जैसे एक पूछा गया था ऋग्वैदिक पंचजन के बारे में। ऋग्वैदिक पंचजन। अब पंचजन, ऋग्वैदिक पंचजन क्या है? आपको याद होगा यदि आपने पढ़ा होगा 10 राजन युद्ध के बारे में, जो कि सुदास जो कि भारत किंग थे त्रित्सु के। और इसके अलावा जो कन्फेडरेसी है 10 ट्राइब्स की,
जिसमें पुरु हैं, यदु हैं, है ना, तुर्वश हैं, अनु हैं, है ना, ध्रुव हैं। तो ये बेसिकली ये जो 5 हैं, पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और ध्रुह्य, ये आर्यन ट्राइब है और ये 5 को मिलाकर होता था पंचजन, इसे बोलते थे पंचजन। और 5 और नॉन आर्यन ट्राइब थी, है ना, जिसमें पक्था था, भलानस था, है ना, शिव थे, विषणी थे। तो ये बेसिकली कुछ नॉन आर्यन ट्राइब थी। तो ये 10 मिला के 5 आर्यन ट्राइब, 5 नॉन आर्यन ट्राइब, ये 10 मिला के हुए थी, कन्फेडरेसी बनी थी 10 ट्राइब्स की, है ना। और इसके अगेंस्ट में सुदास थे जो कि भारत किंग थे, त्रित्सु के। तो उनके बीच में युद्ध हुआ था। हालांकि बाद में भारत की विजय हुई थी, भारत जो है दे हैव बीन विक्टोरियस, है ना। और युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो परुसनी जो नदी है उसके किनारे बेसिकली युद्ध हुआ था। तो ये है ऋग्वैदिक पंचजन। तो ये टर्म्स थोड़ा सा आपने शायद उस तक कम सुना हो। एक क्वेश्चन और पूछा गया था वासुबंधु के बारे में। वासुबंधु, ये वासुबंधु कौन थे? ये बेसिकली महायान जो हमारा बुद्धिस्ट सेक्ट था उसके बेसिकली ये मॉन्क थे, बौद्ध भिक्षु थे, जो कि बेसिकली गांधारा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक बेसिकली अभिधम्म पे बेसिकली उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक कमेंट्री लिखी है, जो कि तिब्बत और जो ईस्टर्न एशिया क्षेत्र है, ईस्टर्न एशिया का मतलब ये है कि जो हमारा ईस्ट एशिया है वहाँ पर बेसिकली इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और इवनली जो योगाकारा है स्कूल है उसके बेसिकली फाउंडरी बनाते हैं वासुबंधु। तो इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पर पीएससी में पूछे गए हैं। तीर्थ के बारे में पूछा गया है, मॉडर्न पीरियड के तीर्थ के बारे में पूछा गया। तो इस तरह से आमतौर पर 3 मार्कर में पूछे गए हैं। मतलब आप देखोगे कि 3 मार्कर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन 5 मार्कर में ऐसा नहीं है। अब मैं 5 मार्कर भी डिस्कस आप लोगों से करूंगा। 5 मार्कर क्वेश्चन में उतनी डिफिकल्टी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। 5 मार्कर क्वेश्चन यूजुअली थोड़ा सा लाइट लेवल के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं 3 मार्कर क्वेश्चन में आपको कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 5 मार्कर में यह है कि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप यदि राइटिंग प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया है तो आप 5 मार्कर अच्छे से आप लिख सकते हो। चलिए 5 मार्कर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 मार्कर क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था, बेसिकली अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था मेंस वाला, उसे पूछा गया था ग्रेट बाथ के बारे में, वृहत स्नानागार के बारे में। तो ग्रेट बाथ तो आप लोगों ने सुन रखा है, इसमें कुछ तो लिख ही लोगे। इसके अलावा एक पूछा गया 3 ऋण के बारे में, 3 ऋणास। आप लोगों ने सुना होगा 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण होते थे और शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें प्रॉपर तरीके से बारे में लिखा हुआ है 3 ऋण के बारे में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन एक पूछा गया था ऋग्वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो किस तरह थे, है ना, राजनीतिक जो संगठन है वो किस तरह से काम करते थे। एक और पूछा गया था अशोक के धम्म के बारे में पूछा गया था। हालांकि ये लेड मार्कर में पूछा गया था अशोक के धम्म के बारे में और जो ऋग्वैदिक पीरियड के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन आप देखें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके क्लच में है। 5 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा गया था सन 2020 के मेंस से पूछा गया था। उसने पूछा गया था बलाथल कल्चर के बारे में। क्या बलाथल कल्चर बेसिकली इसको बोलते हैं, बेसिकली ये वैसे देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लगभग कंटेम्प्रेरी है। और ये बेसिकली जिस क्षेत्र की बात करें वो बेसिकली है उदयपुर के आसपास का रीजन, है ना, उदयपुर के आसपास का रीजन है। अलग कल्चर था ये थोड़ा। यहां पे जो लोग रहते थे उनको बोलते थे अहर। क्या बोलते थे? अहर। तो अहर बनास कल्चर इसे बोलते हैं। तो मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र यदि आप कहना चाहो तो वहां पे फर्स्ट फॉर्मर जो हैं वो बलाथल कल्चर के लोग ही माने जाते हैं। तो ऐसा बेसिकली यहाँ पे धारणा है। तो ये लगभग आज से 4500 वर्ष पूर्व की ये बेसिकली कल्चर है बलाथल कल्चर, जो कि बेसिकली उदयपुर के क्षेत्र में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में। 5 मार्कर में पूछा गया था एंशिएंट इंडियन साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में। प्राचीन भारत का जो लिटरेचर है उसके बारे में पूछा गया। अब जैसे देखो इसे बहुत सारे लिटरेचर है, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, आर्यभट्टिया है, इन सभी के बारे में आप लिख सकते हो। तो 5 मार्क के क्वेश्चन जो है आप देखोगे बिल्कुल आमतौर पे बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे गए हैं। 5 मार्कर में 2019 का जो स्पेशल का मेंस हुआ था उसमें भी कुछ 5 मार्कर पूछे गए थे। जैसे कि यदि मैं 1-2 का एग्जांपल दूं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजियस लाइफ है उसके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है साउथ इंडिया का, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसके बारे में पूछा गया है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जैसे उत्तर में नागर शैली है, साउथ में द्रविड़न शैली है और बीच में वेसर शैली है। मतलब नर्मदा और बेसिकली
कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर आपको वेसर शैली मिलती है, जिसमें नागर और द्रविड़न शैली दोनों का मिक्सचर मिलता है। लेकिन साउथ इंडिया की बात करें वहां पर द्रविड़न शैली मिलती है। तो साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में पूछा गया है। यदि आपको द्रविड़न शैली के बारे में हल्का पता है तो उसको आप थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी 5 मार्कर में है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2019 का जो मेंस था, उसमें पूछा गया था कि बिंबिसार का जो रोल है मगध के डेवलपमेंट में क्या रोल था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। बिंबिसार का रोल पूछ लिया गया था मगध के रोल में। अब बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि बिंबिसार जो है कौन से वंश के थे। बिंबिसार हर्यक वंश के थे। बिंबिसार के बेटे का नाम अजातशत्रु था और एक और था बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन था? उस चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। तो इस तरह से मैंने आपको बताया भी था किस तरह से याद रखना है। बिंदु, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो बी पहले आता है, मतलब बिंबी पहले हुआ। तो बिंबिसार अजातशत्रु ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, मतलब 600 BC के आसपास। और बिंदुसार तो बहुत बाद का है, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है ना। तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिंबिसार जो हर्यक वंश के थे, उनका रोल मगध के डेवलपमेंट में क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5 मार्क क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा उसका लेवल बहुत हैवी नहीं है। चलो अब 11 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 11 मार्क क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। 11 मार्क क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनको आपको 2 पेज लिखना है लगभग। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, यदि अभी हाल ही की बात करें 2021 की मेंस में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पूछा गया था ऋग्वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, किस तरह काम करते थे। ठीक, तो ये पूछा गया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो ये आपका वैदिक पीरियड के बारे में पूछ लिया गया, मतलब वैदिक पीरियड से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अशोक के धम्म के बारे में पूछा गया है ना। अशोक के धम्म के बारे में पूछा गया है, और धम्म के बारे में तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, तो इसके बारे में तो लिखा जा सकता है ना। धम्म में क्या क्या चीजें शामिल थी, तो सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ क्वेश्चन 11 मार्कर में और ही पूछे गए हैं। जैसे 2020 का जो मेंस था उसमें पूछा गया था बेसिकली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसके बारे में आपको लिखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक शहरी सभ्यता थी। तो इसी को आपको एलेबोरेट करना है, जस्टिफाई करना है कैसे ये शहरी सभ्यता इसको कहा जा सकता है। एक और पूछा गया था गुप्त पीरियड से, पूछा गया था आपसे क्वेश्चन गुप्त पीरियड से कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना। आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट गुप्त पीरियड में कैसे हुआ उसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 11 मार्क में पूछा गया था। तो 11 मार्क क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़े साइज क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो आमतौर पर हल्का एनालिसिस जो है आपको करनी होती है प्रॉपर तरीके से। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पन टाउन की बात करें, हड़प्पन टाउन प्लानिंग, हड़प्पन टाउन की जो प्लानिंग है उससे पूछा गया था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था कि वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन के बारे में आपको बोलना है। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो वाटर मैनेजमेंट है, पानी का प्रबंधन कैसे होता है और सैनिटेशन का प्रबंधन कैसे होता है, इसके लिए हम बात करें तो पता होना चाहिए आप लोगों को पानी के प्रबंधन के लिए वहां पर प्रॉपर तरीके से नालियां बनाई गई थी। नालियां भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थी, ऐसा नहीं कहीं भी नाली खोद दी गई, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नाली थी। तो नालियों का सिस्टम प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से आपको डिस्कस करना था। सैनिटेशन के लिए प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना, तो इस तरह से आप बता सकते हैं चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करके। तो ये है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा कीवर्ड्स जनरेट करने पड़ेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में चीज़ों को लिखनी पड़ेगी, तब जाकर आपका आंसर बड़ा हो पाएगा। बिकॉज ऑब्वियस बात है कंटेंट थोड़ी कम होता है, लेकिन यदि 4-6 एस्पेक्ट में आप चीज़ों को एनालिसिस कर लो तो लिख सकते हो। जैसे 3 मार्कर की यदि हम बात करो तो यहाँ पे तो 1-2 लाइन आपने लिख दिया। 5 मार्कर में होता है कि आपने हल्का सा डिफाइन कर दिया पहले, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, उसके बाद में मिडिल पार्ट में उसके बारे में हल्का जो कंटेंट आपको यदि पता है तो आपने थोड़ा बहुत 1-2 कंटेंट लिख दिए, 1-2 लाइन। और इसके बाद जो लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क है तो उसमें क्या लिखेंगे आप, उसके बारे में कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास में। अब हिस्ट्री में तो कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, लेकिन यदि कोई भी आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ लास्ट में कंक्लूड लिखा सकता है इसको लास्ट में, तो अच्छी बात होती है। 11 मार्कर क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है थोड़ा सा। 11 मार्कर में क्या होता है, आपको इंट्रोडक्टरी प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, वो लगभग 1/3 पेज में आपको इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी होती है। इसके बाद आपको प्रयास करना होता है कि उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें 3-4 एस्पेक्ट क्रिएट करो। तो कम से कम 4 एस्पेक्ट यदि आप क्रिएट करते हो तो 2 एस्पेक्ट आपने 2 पैराग्राफ पहले पेज में लिख दिया और 2 पैराग्राफ अपने
दूसरे पेज में लिख दिया, 2 एस्पेक्ट वहां लिख दिया आपने, और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क में आपने समराइज कर दिया सभी को प्रॉपर तरीके से। आपके पास कोई रिसेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप कोट कर सकते हो, है ना, इस तरह से आप चीजों को लिख सकते हो। नाउ इसमें एलियट मार्कर में हमने डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में कि इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे था, इसके बारे में आपको लेख लिखना था। तो यहाँ पे वापस इकोनॉमिक कंडीशन फोकस किया है, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों को कोट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे जो है किस तरह से लोग रेवेन्यू क्रिएट करते थे, वहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती थी जो रेवेन्यू क्रिएट करने वाली कम्युनिटीज़ थी, तो उसको आप कोट कर सकते हो, है ना, समथिंग लाइक दैट। और बहुत सारी चीज़ों को कोट कर सकते हो, जैसे वहाँ के जो सील हैं वो जगह जगह पाई गई, मतलब इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही दिखाता है कि मतलब उनका देश के बाहर भी व्यापार जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाहर ही व्यापार होता था। जैसे मेसोपोटामिया में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील पाई गई, जो कि यहाँ पे इस चीज़ का सबूत देती है कि बाहर भी उनका प्रॉपर तरीके से ट्रेड होता, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, है ना। एलियट मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गुप्त पीरियड, तो गुप्त पीरियड के टाइम में साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है, तो इस चीज को भी आप कोट कर सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से, अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके बारे में कोट करते हुए, है ना, समथिंग लाइक दैट। ये रहा आपका एलियट मार्कर में। तो आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे इंडियन हिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जा रहे हैं। फोकस हड़प्पन सिविलाइजेशन पे ज्यादा है, गुप्त पीरियड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैदिक काल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दें। हालांकि बाकी चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो 3-4 टॉपिक हैं, जैसे मौर्य प्रशासन जो है उसको भी थोड़ा सा, तो ये 4-5 टॉपिक जो है उसमें थोड़ा सा आप ध्यान ज़्यादा देना। बाकी चीज़ों को भी आप दे सकते हो, दैट्स फाइन, लेकिन इन 4-5 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने मत लग जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो प्रॉपर तरीके से, तो उससे आपको हल्की आइडिया मिल जाएगी। आई एम श्योर हमने जो भी डिस्कस किया उससे आपको हल्की आइडिया मिल गई होगी। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रहता है, हाँ बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा डूब जाओ। इसको प्रॉपर तरीके से आप इस पैटर्न में कर सकते हो, है ना। नाउ अगला हमारा यूनिट है पढ़ने के लिए आप क्या कहां से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटीज आप रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटीज मोर देन एनफ वहां से मिल जाती हैं। बाकी 2-4 चीजें जो है आप नेट से भी ढूंढ सकते हो, जो चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती, है ना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक मत हो कि जो चीजें आपको नहीं मिल रही किताब में उसको आप कहां से करोगे, कैसे करोगे, 3 मार्कर हैं अभी कंटेंट नहीं मिल रहा है, उसके लिए बहुत पैनिक मत हो। क्योंकि आप यदि किसी किताब में कोई यदि कोचिंग क्लेम करते भी कि हमारी किताब में हमारे में सारे कंटेंट मिल जाते हैं, तो वैसे तो वो बहुत मोटी किताब हो जाएगी, है ना। पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है कंपाइल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, मतलब कई पेज, हज़ारों पेज हो जाएंगे, 1000 पेज ऊपर हो जाएंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो आप ऐसी चीज़ को ही रेफर करो जो थोड़ी सी समराइज है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही चीज़ें उसमें लिखी हों, तो उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने में आपको थोड़ा आसानी होगी। एनीवे आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारे यूनिट 1 के बारे में, लेवल आइडिया हो गई होगी आपको। चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 का जो फोकस है वो है आपका 11 से 18 सेंचुरी के बीच में जो हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री है, इस पर फोकस किया गया है। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। मुगल काल का भी फोकस किया गया है, उनका प्रशासन क्या है, कैसा रहा है, और ब्रिटिश शासन का भारतीय व्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। ब्रिटिश के बारे में देखा है तो यहाँ पे जो 3rd यूनिट है वहां पे भी ब्रिटिश के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन यूनिट 2 में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन के पैटर्न की यदि हम बात करें कि यूनिट 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 मार्कर पहले देख लेते हैं। 3 मार्कर में जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था हर्ष सियक के बारे में। हर्ष सियक एक्टर पूछा गया था ख्वाजा ताश, ख्वाजा ताश। अब देखो हर्ष सियक के बारे में तो आई एम श्योर आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे। परमार राजा थे, परमार वंश के फाउंडर के रूप में बुलाया जाता है। राष्ट्रकूट के एक फ्यूड थे, मतलब सामंत के रूप में आप कह सकते हैं। जो कृष्ण 3 राष्ट्रकूट राजा थे उनके सामंत के रूप में थे। ख्वाजा ताश की बात करें, ये बेसिकली इसका मतलब होता है बेसिकली एक मास्टर के स्लेव हो, एक मास्टर के गुलाम, मतलब को स्लेव्स, इसे बोलते हैं ख्वाजा ताश। मतलब मालिक एक हो, बाकी कई सारे गुलाम हो, है ना, समथिंग लाइक। इसके लिए एक टर्म और इस्तेमाल किया गया था, अलाई अमीर, है ना, इसे बोलते हैं ख्वाजा ताश, टर्किश टर्म है वैसे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पे जैसे एक पूछा गया था अमीनी आयोग के बारे में, 2021 के मेंस में पूछा गया था अमीनी आयोग के बारे में, जो कि ब्रिटिश रूल संबंधित है। अमीनी आयोग क्या है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली अमीनी आयोग बेसिकली अंग्रेजों में वारेन हेस्टिंग के द्वारा बेसिकली अपॉइंट किया गया था 1776 में। पर्पस था कि भारत का जो अग्रेरियन सिस्टम है वो कैसे काम करता है, भारत का जो कृषि व्यवस्था है वो कैसे काम करती है, इसकी स्टडी करने के लिए अमीनी आयोग गठन
वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने टाइम में किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे अमीनी आयोग के बारे में। अमीनी आयोग के बारे में आई डाउट कि बहुत सारे लोगों को ज़्यादा जानकारी रही होगी, बट फिर भी एनीवे तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन मिल जाते हैं और इस तरह के पैटर्न रहते हैं। 2020 के प्रीलिम मेंस की बात करें थी हम, तो वहाँ पूछा गया था, वहाँ भी 3 मार्कर में डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसको पूछा गया था देबल के बारे में। किसके बारे में? देबल। देबल टर्म हो सकता है आपने कम सुना हो। बेसिकली देबल एक सिंध में एक पोर्ट हुआ करता था। तो देखा है तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत में आक्रमण किया था 712 AD, आपको पता होगा, जो कि पहला मुस्लिम अटैक था, जो कि राजा दाहिर को हराया था, जो कि एक कह सकते हैं सिंध में रूल कर रहे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो सबसे पहले जिस पोर्ट में कब्जा किया था वो देबल ही था, जो कि एज ऑफ नो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, सिंध के क्षेत्र में है। तो याद रखिएगा, 10 वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो बहुत ही कम एज में, मतलब 17 साल की एज में 712 AD में उसने भारत में आक्रमण किया, राजा दाहिर को हराया। हालांकि राजा दाहिर एक ब्राह्मण डायनास्टी मानी जाती थी, जो कि यदि मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो उमैयद जो खलीफा हैं उनका कमांडर काफ़ी कम एज में बन गया, मतलब महज 17 साल की उम्र में। हालांकि उसके बाद जब उमैयद खलीफा वहाँ पे चेंज हुए तो बेसिकली जो नए खलीफा बने उन्होंने बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम को बाद में फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो मतलब 17 साल की उम्र में उसने इतने बड़े काम कर लिए और 20 साल की उम्र में उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। एनीवे उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बट ये रहा देबल। देबल क्या है आप समझ गए होंगे, ये एक पोर्ट था जो कि सिंध क्षेत्र में था, जो कि मोहम्मद कासिम ने इसको इस्तेमाल किया। एक टर्म और पूछा गया था आपसे जो 3 मार्कर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा क्या था ये? इसकी बात करें तो यहां पे बेसिकली एक डिपार्टमेंट है जिसको हेड करते थे दवीर एक खास। दीवान ए इंसा एक डिपार्टमेंट है जिसको हेड करते थे, जिसको प्रमुख होते थे दवीर एक खास, जिनको अमीर मुंशी बोलते थे। अब इनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे दाबिर होते थे। दबीर मतलब राइटर्स। तो दीवान ए इंसा होता क्या था? एक कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट था जो करेस्पॉन्डेंस, मतलब सुल्तान और जो अन्य राजाओं के बीच में, या सुल्तान और बाकी जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके सामंत हैं, उनके बीच में जो पत्राचार हुआ करता था, उसको हैंडल करने का जो काम है वो दीवान ए इंसा के पास होता था। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता था, है ना। 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया था ताराबाई के बारे में। तो ताराबाई का नाम तो बहुत ज़्यादा पता होगा आप लोगों को। सी इज़ वेल नोन वॉरियर, काफ़ी फेमस वॉरियर थी। तो भोंसले की बात करें तो भोंसले जो हैं उसमें एक माइनर थे शिवाजी 2, उनके रेजेंट के रूप में थी, पहली बात। और उनके हस्बैंड की जब डेथ हो गई थी, जिनका नाम था राजा राम भोसले, तो अपने बेटे शिवाजी 2 के शिवाजी 2, चूँकि आपको पता होना चाहिए हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी था, तो बेसिकली हालांकि ये भी काफ़ी अजीबोगरीब था कि मदर सत्ता में नहीं बैठती थी, बट हालांकि देवी अहिल्याबाई ने उसको चेंज कर दिया। बट राजा राम भोसले की डेथ के बाद में उनके बेटे शिवाजी 2 गद्दी में बैठाया गया और उनके रीजेंट के रूप में, मतलब उनकी तरफ से शासन कर रही थी कौन? ताराबाई। तो ताराबाई का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मुगल का रेजिस्टेंस था उस समय, उसको हैंडल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था ताराबाई ने। दैट्स व्हाई शी वाज कॉल्ड एज ए वेल नोन वॉरियर। तो ये है ताराबाई। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक और 3 मार्कर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था सन 2019 में। 2019 का जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें एक टर्म पूछा गया था किताब ए नौरस। किताब ए नौरस ये होता क्या है? देखा जाए तो यहाँ पे सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह थे, जो बीजापुर के राजा थे। इन्होंने बेसिकली कंपोज किया था 16वीं सेंचुरी में किताब ए नौरस, है ना। एक टर्म और पूछा गया था जो कि काफ़ी अलग सा है, अबवाब। क्या है? अबवाब। ये क्या है? ये बेसिकली आमतौर पे आपको बताना चाहिए, जो मुगल पीरियड में जो एक तो रेगुलर टैक्स हो गया, मतलब जो आपकी अर्निंग है उसमें टैक्स लगेगा। इसके अलावा कुछ टैक्स लगते थे, जैसे रेगुलर टैक्स है, जैसे हाउस टैक्स है, घर में टैक्स लग गया, इरिगेशन टैक्स है।
तो ये जो टेम्परेरी टैक्स लगते थे इन्हें बोलते थे अबवाब, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए आपने हो सकता है इन दोनों के टर्म कभी ना सुने हो, तो 3 मार्कर में अक्सर बोल रहा हूं कि 3 मार्कर में 1 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न में होते हैं, उसके बारे में हो सकता है आपने कभी कम सुना हो। और एक क्वेश्चन इस तरह से आप 3 मार्क पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड अनवर ए सुहेली। ये बेसिकली ये सुहेली जो है, ये सुहेली की बात करें, अनवर सुहेली, ये बेसिकली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है जो अकबर ने अपने टाइम में करवाया था। तो देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे टर्म्स पूछे गए थे, तो दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट वन। 3 मार्कर में इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे पीएससी ने पूछे थे आपसे यूनिट 2 में। 5 मार्कर की यदि हम बात करें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5 मार्कर भी थोड़ा देख लेते हैं। 5 मार्कर में जो क्वेश्चन पूछा गया था सन 2022 के ही में से पूछा, 2021 के में से पूछा गया था, दैट वाज दीवाने कोही। तो दीवाने कोही तो आप लोगों ने खूब सुना होगा, सल्तनत पीरियड में बेसिकली हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है दैट वाज कॉल्ड दीवाने कोही, तो ये तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सालबाई की संधि है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको भी बताना था बेसिकली किसी किसी बीच में हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आमतौर पे आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। दीवान एक कोही हो गया आपका, दैट अंडर वन इंस्टीट्यूट ऑफ सालबाई। इसके अलावा 5 मार्कर में कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो थोड़ा यूनिक से हैं, जैसे कि अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसी पूछा गया था 5 मार्कर में, दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। तो अकबर का जो धर्म है दीन इलाही वो चलाया गया था, तो उसको भी आप कोट कर सकते हैं। साथ में अकबर की जो पॉलिसीज थी वो थोड़ी सी कट्टर पॉलिसी नहीं थी जैसे औरंगजेब की थी, तो उसको भी आप चाहें तो कोट कर सकते हैं। चीज़ों को कोट करते हुए आपको आंसर लिखना था। साथ में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 5 मार्कर में कि जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री है भारत में, उनके डिक्लाइन होने की वजह कौन थी। जो हमारी एक कॉटन इंडस्ट्री, मतलब हमारी जो सूती उद्योग था, वो कपड़ा उद्योग था, उसको बर्बाद होने की उसकी वजह क्या थी। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब बेसिकली ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, तो उससे क्या है कि वहाँ पे मशीनों के द्वारा कपड़े बनाए जाने लग गए, और भारत में जो है हाथ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी, तो ब्रिटेन में कपड़े काफ़ी सस्ते दाम पे बनने लग गए। एक तो ये बड़ा रीज़न था, तो वहाँ पे जब सस्ते दाम पे बनेंगे तो वो सस्ते दाम पे बेचेंगे, तो वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहाँ से वो लाके फिर यहाँ इंडिया में बेचते थे, तो कपड़े सस्ते होते थे, एक तो वो रीज़न था। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमारे देश में जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में, तो जो रॉ मटेरियल है कॉटन का हमारा, उसको बिना उसमें टैक्स लगाए हुए, या लगाते भी थे बहुत कम टैक्स लगा के फिर वहां ले जाते थे, तो एक प्रकार से रॉ मटेरियल सस्ते दाम में मिल जाता, और इंडियंस को बेसिकली प्रेशराइज करते थे कि तुम सस्ते दाम में बेचो। द सेकेंड थिंग इज दैट कि जब वहां से बना बनाया सामान आता था भारत में, तो उस पर कस्टम टैक्स लगता है, सीमा शुल्क, जो कि ब्रिटिश जो है बड़े होशियारी से उसको बहुत कम से कम लगाते थे। लगाते कई बार तो लगाते नहीं थे, लेकिन कई बार लगाते भी थे तो बहुत कम लगाते थे, और उसके चलते वो सामान हमारे देश में बहुत सस्ते दाम में बिकता था। एंड इसकी वजह से हमारे देश की जो ये हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यदि हम बात करें, वो काफ़ी डैमेज हो गई। तो ये एक बड़ी वजह है। एनीवे सारी चीज़ बेसिकली डिस्कस किया गया है। 5 मार्कर में क्वेश्चंस का पैटर्न आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त स्पेस होता है, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके जाना होता है। यदि आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे सेकेंड यूनिट से कि रजिया सुल्तान का जो इन्फ्लुएंस है उनके वक्त में पॉलिटिक्स में किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस था, उसके बारे में लिखना था। तो थोड़ा सा आपको रजिया सुल्तान के बारे में लिखना था, सल्तनत की पीरियड के बारे में लिखना था। और रजिया सुल्तान की बात करें, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन सुल्तान, तो ये नाम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी थी। कृष्णदेव राय के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्कर में कि कृष्णदेव राय जो हैं वो आर्ट एंड लिटरेचर के संरक्षक माने जाते हैं, उसको बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण का योगदान था, तो उसके बारे में आपको लिखना था। तो कृष्णदेव राय के बारे में आई एम श्योर आप लोगों ने खूब सुना ही होगा, तो ये चीज़ें तो बहुत ही कॉमन हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 5 मार्कर हैं वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ना कुछ आइडिया उसके बारे में है, ऐसा नहीं बिल्कुल अननोन क्वेश्चन है। लेकिन 3 मार्कर में कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो थोड़े अननोन पैटर्न के हैं। वहीं पे मैं बात करूं आपसे 11 मार्कर किस तरह पूछ जा रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन किस तरह से पूछ जा रहे हैं नोट 2 से,
तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बहुत हाई लेवल का नहीं है, मतलब वो भी आपके क्लास में ही है। यदि हम बात करें 2021 में क्या पूछा गया था, तो उसकी यदि हम बात करें तो वहाँ पे पूछा गया था कि मुगल सिख रिलेशनशिप के बारे में लिखना था। मुगल सिख रिलेशनशिप के बारे में लिखना था, और ये टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि गुरु नानक साहब और गुरु गोविंद सिंह साहब के बीच में जो टाइम था उससे मुगल सिख के संबंध कैसे थे। एक तो ये लिखना था। दूसरा लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी, हमारे जो शिवाजी थे उनका प्रशासनिक जो तंत्र था वो कैसे काम करता था उसके बारे में लिखना था। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आई एम श्योर आपको पता रहा होगा, बिकॉज मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत परफेक्ट आइडिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता ही है, तो आप लिख सकते हैं इसको। 11 मार्कर में एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो काफी इंपॉर्टेंट था कि मोहम्मद तुगलक हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिशन। काफी अजीब सा क्वेश्चन था मोहम्मद तुगलक के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मोहम्मद तुगलक जो है विरोधी गुणों का मिश्रण था, इसको आपको लिखना था मोहम्मद तुगलक के बारे में। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कैंसर ऑफ साउथ डिस्ट्रक्टेड औरंगजेब, साउथ पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, है ना। औरंगजेब की जो साउथ की जो पॉलिसी थी उसने औरंगजेब को जो कैंसर ऑफ साउथ का जो कैंसर था उसने औरंगजेब की साउथ पॉलिसी को डिस्ट्रक्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इसमें ये मेनली आपको जो फोकस करना था वो ये था कि औरंगजेब ने साउथ को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन। औरंगजेब चाहता था कि मैं साउथ में कब्जा करूं, लेकिन जिस तरह से उसको हैंडल किया वो रफ तरीके से हैंडल किया, और इसकी वजह एक बनी कि यहाँ पे औरंगजेब का जो साउथ पॉलिसी वो फेल हो गई। तो ये चीज़ें आपको लिखना था, ये 11 मार्कर में पूछा गया था। 11 मार्कर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे यूनिट 2 से, तो लगभग आपको आइडिया में लगी होगी कि बेसिकली क्वेश्चन का लेवल क्या है। नाउ अब चलते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 2 में भी ये टॉपिक है ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 3 में है आपका रिएक्शन ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब देखो यहाँ पे हमारा जो फोकस है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। अब यहाँ पे सारे रिवोल्ट हैं, कृषक के आदिवासियों का विद्रोह, मतलब पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट। इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से करना है, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रेनेसां है, इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एम उसके नेतृत्व करता है हमारे जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है और इसके लीडर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे देखा जाए तो। साथ में इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज रिपब्लिक, भारत का जो उदय हुआ एक रिपब्लिक के रूप में हुआ, गणतंत्र के रूप में हुआ, राज्यों का जो पुनर्गठन है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन है, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, तो ये क्वेश्चन भी वेली यहाँ से पूछा गया है। और मध्य प्रदेश बनने के पहले 4 राज्य हुआ करते थे, एक तो था अपना केंद्रीय प्रांत और बेरार, एक था अपना विंध्य प्रदेश, और एक था मध्य भारत। मध्य भारत कौन सा था, जो इंदौर और ग्वालियर के रीजन को मिला के बनाया गया था मध्य भारत, और एक तो भोपाल था। इन 4 राज्यों को 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया और बनाया गया मध्य प्रदेश। कुछ पार्ट काट दिया गया, जैसे बेरार का क्षेत्र जो है, नागपुर का क्षेत्र वो हटा दिया गया, वो महाराष्ट्र में डाल दिया गया, समथिंग लाइक दैट। 2000 में वापस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मध्य भारत से ही पूछा गया है कि मध्य भारत का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बताइए प्रॉपर तरीके से, हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से, और साथ में उसको ज्योग्राफी भी दिखाइए कि कहाँ पे किस पार्ट में वो अलग किया गया था ना, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ें भी एग्जाम में पूछी गई थी। एनीवे डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 3 में पूछा क्या गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं पूछी गई हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो पूछा गया था आपसे 3 मार्कर में, मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ कि 3 मार्कर में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बाकास्ता, क्या है बाकास्ता, बाकास्ता। अब देखो बाकास्ता क्या था, व्हाट वाज बाकास्ता, आप लोगों ने शायद ये टर्म सुना होगा पहले भी। बाकास्ता जो मूवमेंट था ये बेसिकली एक पीजेंट मूवमेंट था, जमींदारों के खिलाफ में बिहार में स्टार्ट किया गया था, 1937-39 की बात है। इसके मेन लीडर थे स्वामी सदानंद सरस्वती। तो ये बाकास्ता मूवमेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, फ्यूचर में पूछा सकता है। 3 मार्कर में एक पूछा गया था हृदयनाथ कुंजरू के बारे में। किसके बारे में, कुंजरू साहब के बारे में।
तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में आपको याद आया होगा, कुंजरू का नाम यहाँ पे था। एक पूछा गया था आपसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत जो स्वतंत्रता हमारा जो एक्ट है, अधिनियम है 1947 का, जो कि ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे सिलेबस में, एग्जाम में 3 मार्कर में इस टॉपिक से। और इसके अलावा ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 में भी पूछा गया था, एक पूछा गया था अहोम रिबेलियन के बारे में। अहोम रिबेलियन कब हुआ था आपको बता दूं ये मैं कि 1828 में जब फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम खाली कर देंगे। अहोम बेसिकली क्षेत्र था किस क्षेत्र में? असम में। तो बेसिकली बाद में अंग्रेजों ने इसको खाली नहीं किया, तो फिर अहोम का ये विद्रोह हुआ। इसके मेन लीडर थे, वो थे गोमधर कोनवार, गोमधर। और इनकी जो कमांड है, सेना है, उसको कमांड कर रहे थे इनको जो कमांड कर रहे थे इनकी सेना को, हालांकि गोमधर का नाम इंपॉर्टेंट है, बाकियों का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो अहोम रिबेलियन ये है। अहोम रिबेलियन कौन सी जगह का है? अहोम बेसिकली ये असम क्षेत्र का है। जब फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ है, उसके बाद में अंग्रेजों ने असम का क्षेत्र खाली नहीं किया और वहीं पे कब्जा कर लिया। तो वहां के जो अहोम ट्राइब थी, उन्होंने बेसिकली रिवोल्ट किया। अहोम से जुड़ा हुआ एक और टर्म है जो पूछा आता है एग्जाम में, पूछा सकता है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको थोड़ी ज्यादा प्रोजेक्ट किया था। एक बैटल थी 1671 में हुई, 1671 में, इसे बोलते हैं बैटल ऑफ सराय घाट। मुगल के खिलाफ में ये युद्ध हुआ था। जैसे बैटल ऑफ सराय घाट में अहोम फोर्सेस की विजय हुई थी और इसका नेतृत्व कर रहे थे लचित बोरफुकन। क्या नाम था? लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन, जिन्हें अहोम बोरफुकन के रूप में भी जाना था, जो कमांडर थे सेना के, उनके नेतृत्व में मुगल फोर्सेस को हराया गया था। तो ये नाम भी पूछा सकता है आप लोगों से लचित बोरफुकन के बारे में, बिकॉज ये नाम इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे काफी प्रोजेक्ट किया था, उस समय काफी न्यूज में भी था कुछ दिनों तक, इसलिए ये नाम थोड़ी ध्यान रखिएगा। एनीवे, तो 3 मार्कर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अहोम के बारे में। तो अहोम रिबेलियन तो आई एम श्योर आप लोगों ने किताब में काफी बार पढ़ा होगा। एक मोपला विद्रोह भी था, मोपला विद्रोह की बात करें, ये भी एक किसान आंदोलन था, आप कह सकते हो किसान विद्रोह था। हालांकि पहले मालाबार रिबेलियन के रूप में जाना था, 1921 में हुआ। तो पहले ब्रिटिश के खिलाफ में स्टार्ट हुआ, बाद में जो इलिट हिंदू थे, स्पेशली जो फ्यूडल कैरेक्टर के थे, मतलब जो सामंत टाइप के थे, उनके खिलाफ में विद्रोह फिर कन्वर्ट हो गया था। तो ये मोपला विद्रोह। एक लाला हरदयाल के बारे में पूछा गया था। तो लाला हरदयाल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, गदर मूवमेंट है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कई सारे 3 मार्कर ऐसा है जो कि आपके क्लच में थे, मतलब जिसका आप रिप्लाई कर सकते थे, लेकिन कुछ टर्म थोड़ा डिफिकल्ट टर्म भी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि बेसिकली किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 मार्कर के 2-4 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था ओरिएंटलिज्म पे, जिसे बोलते हैं प्राच्यवाद। देखो ये क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स ने बेसिकली इसको शुरुआत किया 1774 के आसपास। इसका मेन पर्पस था कि बेसिकली उस समय क्या था, इंडियंस की जो आंतरिक पॉलिसी है उसमें आप इंटरफेयर करो तो बहुत इमोशनल हो जाते थे, फिर वो रिवोल्ट की कंडीशन क्रिएट होती थी। तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई कि भाई हम इंटरफेरेंस कम करेंगे, जो इंडिजिनस मैटर है, जो उनके आंतरिक मामले वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी अपनाई थी वारेन हेस्टिंग्स ने, इसे बोला गया ओरिएंटलिज्म, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एक दो और पूछे गए, जैसे रिस्टोरेटिव रिबेलियन, पुनः प्रतिष्ठा विद्रोह। तो कई सारे राजाओं का जब उनकी प्रतिष्ठा चली गई तो उन्होंने विद्रोह किया। 1857 का विद्रोह भी उसमें लगभग उसी तरह का रोल प्ले करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्कर में सतीश चंद्र बसु के बारे में। सतीश चंद्र बसु का नाम आप लोगों ने शायद खूब पढ़ा होगा, बिकॉज इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ा फेमस है सतीश चंद्र बसु का, जिसका नाम है अनुशीलन समिति। 1902 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ये टर्म सुना हुआ आपने। उषा मेहता का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा गया था उषा मेहता का, जिन्होंने बेसिकली सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी और उसको चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। हालांकि उषा मेहता ने बहुत कम उम्र में इन्होंने ये बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो 1942 के टाइम में सीक्रेट कांग्रेस रेडियो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से 3 मार्कर क्वेश्चन
पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जेपी मूवमेंट से पूछा गया था, जेपी आंदोलन से। तो जेपी मूवमेंट तो पता होगा आप लोगों को, जब इंदिरा गांधी ने बेसिकली हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी उस समय जेपी मूवमेंट काफ़ी अग्रेसिव तरीके से काम कर रहा था। और जेपी मूवमेंट का बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि मोरारजी देसाई जो हैं भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने थे 1977 में, है ना। एनीवे, इस तरह से 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुछ और की भी बात करें तो एक दस्तक प्रथा पूछी गई थी। 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया दस्तक प्रथा। दस्तक सिस्टम क्या था, दस्तक प्रथा क्या थी, यदि आप समझो क्या है। ये दस्तक प्रथा की शुरुआत बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ने की थी अपने टाइम में। इसका मेन पर्पस क्या था कि बेसिकली क्या था कि जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनको ये बोला गया कि भैया आप जो है ट्रेड करोगे तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। किसी तरह से व्यापार करते हो आपको उसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंडियंस को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली दस्तक प्रथा थी, मतलब एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी पीपल एंड इंडियंस। तो ये बेसिकली दस्तक प्रथा। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 3 मार्कर में उलगुलन से। अब उलगुलन भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये ट्राइबल रिवोल्ट कह सकते हो, जिसके मेन जो नेतृत्व करता थे वो थे बिरसा मुंडा, जिनका नाम आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 मार्कर में आपसे पूछे गए थे। तो आई एम श्योर यू गेटिंग द पॉइंट कि बेसिकली किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 मार्कर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 5 मार्कर हमारे यूनिट 3 से किस तरह से पूछे जा रहे हैं, जो हमारा स्पेशली ब्रिटिश इंडिया का टाइम था उससे। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। 5 मार्कर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो दैट इज कॉल्ड सन्यासी रिवोल्ट। अब सन्यासी रिवोल्ट हालांकि 3 मार्कर पूछा था, लेकिन एमपीपीएससी ने इसको 5 मार्कर पूछा था। तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी रिवोल्ट आप ध्यान रखना, ये 5 मार्कर पूछा गया था। सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह, काफी लंबा चला था वैसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आप जरा कमेंट बताओ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया है। भारत सेवक मंडल हिंदी में लिखा था टर्म। 5 मार्कर में ये क्वेश्चन अभी 2021 से पूछे गए थे, बल्कि 5 मार्कर में कुछ क्वेश्चन जो 2020 से पूछे गए थे वो काफी इंपॉर्टेंट। जैसे एक पूछा गया था कि भारत का जो उदय है एक रिपब्लिक के रूप में, गणतंत्र के रूप में, उसके बारे में लेख लिखिए, इंडियाज राइज एज रिपब्लिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन पर पूछा गया। तो मध्य प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन में आपको सब कुछ लिखना था कि मध्य प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन से पहले 4 राज्य हुआ करते थे, उनकी राजधानी क्या थे, उसके मुख्यमंत्री का नाम भी लिख सकते हो आप चाहे। और उसके बाद में कह सकते हो कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। और फिर आप इवनली रीऑर्गेनाइजेशन में आप 1 नवंबर 2000 को भी कोट कर सकते हो, जबकि हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, इस चीज को भी आप कोट कर सकते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ये टॉपिक भी आपका मध्य प्रदेश गठन। 5 मार्कर में 1-2 क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन था हमारे भारत का संविधान जो है कैसे फ्रेम हुआ, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड। तो हमारे भारत का संविधान कैसे फ्रेम हुआ, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप प्रॉपरली बता सकते हैं कि संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ, उसके पहले भी आप कोट कर सकते हैं कि अमन रॉय ने बोला कि भाई एक कम्युनिस्ट थे जो उनका कहना था कि हमारे भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और इंडियंस ही उसका संविधान लिखें। और उसके बाद में कांग्रेस ने भी उसकी डिमांड करी बाद में, और बाद में फिर संविधान सभा गठन की बात की गई और फिर संविधान सभा गठन हुआ 1946 में। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में कुछ संविधान सभा के जो मेंबर है वो पाकिस्तान चले गए, कुछ भारत में रहे। तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली संविधान सभा के बारे में आप कोट कर सकते हो। और फिर आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ प्रारूप समिति थी और कुछ समितियों का नाम और कोट करके भी आप लिख सकते हो कि इस तरह से हमारे संविधान का गठन हुआ। तो इस तरह से चीज़ों को लिखना था। तो 5 मार्कर आप देख रहे हो, 5 मार्कर जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ रीच में नहीं है, मतलब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, बशर्ते आपने प्रैक्टिस लिखने की करी है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था नेचर ऑफ ट्राइबल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में ट्राइबल जो हमारे रिवोल्ट्स हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, उनका नेचर क्या था, क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पूछा गया था, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी का, जो आप लोग आई एम श्योर जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है। उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे होता है। जैसे 2-3 रीजन बताए गए हैं। एक तो बताया जाता है कि भाई एक तो बड़ा रीजन ये था कि हमारे देश से कच्चा माल जो है ले जाते थे
और बना बनाया प्रोडक्ट बेचते थे। और ये प्रोसेस से लंबे समय तक चल जाए, मतलब भारत से धन निकासी शुरू हो जाती है। भाई कच्चा माल तो बहुत सस्ता पड़ता है, बना बनाया माल महंगा पड़ता है, और यही दिक्कत है। जैसे हमारे देश में अभी भी धन निकासी हो रही है। जैसे हम बात करो, जापान को हम लोग कच्चा आयरन जो है सेल करते हैं और वहां से बना बनाया स्टील खरीदते हैं। तो ये कहीं ना कहीं धन निकासी का ही एक रीजन है। दूसरा धन निकासी का एक और भी पॉइंट दादा भाई नौरोजी साहब ने पॉइंट आउट किया था कि भाई हमारे देश में जो अर्निंग होती है अंग्रेजों की, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, उसकी जो हाई सैलरी ब्रिटिश एम्प्लॉयज को दिया जाता है, तो वो लोग भारत में खर्च करने के बजाय उसको ब्रिटेन में ले आते थे और वहां पे खर्च करते थे। और यदि ये प्रक्रम काफी लंबे समय तक चल गया, मतलब भारत से धन निकल के बाहर जा रहा है। सिंपल सी बात है, मतलब जो पैसा यहां कमा रहे हो आप कहीं और खर्च कर रहे हो, तो धन निकासी हो रही है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने कॉन्सेप्ट दिए थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ये चीजें आपको लिखनी थी। 5 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जेवीपी कमेटी के बारे में। जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभिस्ता रमैया कमेटी, जो कि स्टेट रिकॉग्निशन पे था, और इन्हें कहना यह था कि भाषा के आधार पे स्टेट का रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें बहुत सारे आंदोलन हुए और भारत में पहली बार आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश रूल में जो इंडियन इंडस्ट्री है और ट्रेड है, ब्रिटिश काल में भारत का जो वाणिज्य है, व्यापार है, किस तरह से प्रभावित हुआ, इस पर लिखना था। ये 5 मार्कर में था। एक क्वेश्चन पूछा गया था रीजन्स ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स, हमारे देश में जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए उसकी वजहें क्या थी, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाउ डिड रेनेसांस सपोर्ट द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, भारत में जो पुनर्जागरण शुरू हुआ उसने भारत के प्राचीन इतिहास को कंपाइल किया। इसमें आप क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सही बात है, पुनर्जागरण हुआ तभी जाके हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज हुई, प्रॉपर तरीके से उसके बारे में पता चल पाया कि भाई ये था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। तो 5 मार्कर में क्वेश्चन जो आपके साथ पूछे जा रहे हैं, इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस करके जाओगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मध्य भारत स्टेट फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस, मध्य भारत जो राज्य फॉर्मेशन हुआ उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पीएससी में पूछे गए थे 5 मार्कर के रूप में, ठीक है। तो 5 मार्कर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस कर लेते हैं 11 मार्कर के बारे में। तो हमारा यूनिट 3 से 11 मार्कर क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे गए हैं। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मिल रहे हैं वो 3 मार्कर ही मिल रहे हैं, 5 मार्कर 11 मार्कर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिल रहे हैं। 5 मार्कर 11 मार्कर में जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो आई थिंक यू कैन परफॉर्म ओवर देयर। 11 मार्कर में 2021 का जो मेंस हुआ था उसे पूछा गया था एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 1857 रिवोल्ट का नेचर क्या था। 1857 रिवोल्ट का नेचर क्या था, क्या इसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, है ना। एक तो क्वेश्चन पूछा गया था, आप जस्टिफाई कर सकते हो। हालांकि पाइका विद्रोह जो कि 1818 में हुआ था उड़ीसा के क्षेत्र में, उसको भी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित करने की डिमांड वहां के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नवीन पटनायक, उन्होंने डिमांड करी थी। बाद में हालांकि केंद्र सरकार ने उसको नहीं माना, ये अलग बात है। तो ये चीजें आप कोट कर सकते हो सारी चीजें। दूसरा है इंडियन रेनेसां ऑफ 19th सेंचुरी, इसको डिस्कस करना था। भारतीय पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में जो भारतीय पुनर्जागरण हुआ उसके बारे में आपको लेख लिखना है 11 नंबर का। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भारतीय पुनर्जागरण में बहुत सारी जो कोट कर सकते हो, इवनली राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है। तो इन चीजों कोट करते हुए आप कह सकते हो कि बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाए गए जिन्होंने भारतीयों की सोच को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन कोट इन मार्कर। अब कुछ कीवर्ड जनरेट करने पड़ेंगे, लेकिन आई थिंक आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो लिख सकते हो। 11 मार्कर में एक क्वेश्चन पूछा गया था सन 2020 के मेंस में, पूछा गया था सोशल एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज का जिसका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए 1875 में हुआ था। इसका पूछा गया था सामाजिक और शैक्षणिक जो योगदान है वो क्या है। एक क्वेश्चन ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, स्वाधीनता संग्राम है, उसमें बाल गंगाधर तिलक साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसको आप कोट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे। तो ये सारी चीजें आप कोट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें लिखने के लिए मार्कर में।
तो ये चीजें बेसिकली मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके रीच में है, बस थोड़ा आप लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप कर लोगे तो आप लिख पाओगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया डिसरप्ट द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी। जब भारत में ब्रिटिश कंक्वेस्ट हुआ, ब्रिटिश ने जब अपनी सत्ता यहाँ स्थापित करी, ब्रिटिश की सत्ता स्थापित होने के साथ ही भारत की जो ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक हमारी इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल खराब हो गई, डैमेज हो गई। इसके बारे में लिखना है आपको प्रॉपर तरीके से। तो बहुत सारी जो आप लिख सकते हैं इसमें कि किस तरह से उन्होंने कर की प्रणाली रखी कि हमारे देश से रॉ मटेरियल ले गए और हमारे देश से फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचने लग गए। हमारे देश से जो सामान जाता है उसमें कर नहीं लगाते थे, इससे सामान उनको सस्ता पड़ जाता था, रॉ मटेरियल सस्ता पड़ता था। और वहाँ जो सामान आता था उसमें फिनिश गुड में कर नहीं लगाते थे, तो सामान बेसिकली हमें हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज को डैमेज करने लग गई। और इसके अलावा किसानों को फोर्स किया जाने लगा कि भाई आपको यही चीज़, जैसे इंडिगो कल्टीवेशन की बात करें तो वो चंपारण सत्याग्रह उसी पे बेस हुआ था, तो इस तरह से किसानों को फोर्स किया जाने लगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशंस जो इम्प्लीमेंट किए गए जो किसी तरह से हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इन चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं ना। 13 11 मार्कर में क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ब्रिटिश रूल इंक्रीज्ड पॉवर्टी इन इंडिया। ब्रिटिश रूल ने भारत में गरीबी को बढ़ा दिया, ये कहना है। तो आप बेस पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसको तो आप कोट कर ही सकते हैं, जो दादा भीम नौरोजी की किताब है, भारत की धन निकासी का सिद्धांत, है ना। तो इस चीज़ को आप कोट करते हुए इस आंसर को लिख सकते हैं। थोड़ा सा 3-4 पॉइंट क्रिएट करने पड़ेंगे, बट इसमें आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रीजन फॉर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत में जो भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया था 1942 में, इसको लॉन्च करने की जो वजह है, रीजन है, वो क्या है, इसको आप कोट कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हो। 11 मार्क में पूछा गया था, 4 से एस्पेक्ट क्रिएट करके आप इसको लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर पूछे जा रहे हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे अभी तक हमने जो 3 यूनिट डिस्कस किया उसमें ये हमारा एक समरी है कि 3 मार्कर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रीच में नहीं होते हैं, लेकिन 5 मार्कर, 11 मार्कर में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीच में होते हैं। यदि आपने प्रॉपर तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करी तो आप इन आंसर्स को बड़े आराम से अच्छे नंबर वहां पे स्कोर कर सकते हैं। चलिए यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए जरा उसके बारे में नजर डालते हैं। टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश में फ्रीडम मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में मोस्टली फोकस आपको ये रखना होता है कि जो हमारे यहाँ सत्याग्रह हुए, जैसे चरण पादुका हत्याकांड हुआ, जंगल सत्याग्रह हुआ या सिवनी सत्याग्रह हुआ, जितने भी सत्याग्रह उनके बारे में पहली बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कहां से विद्रोह हुआ, ये शंकर शाह का विद्रोह, अवंतीबाई का जो कंट्रीब्यूशन है, झांसी की रानी का जो कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग जगहों में जो विद्रोह किया गया उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे रखनी है। अगला टॉपिक है इंडियन कल्चर हेरिटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। हमारा जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है, हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सांची हो गई, भीमबेटका हो गई, खजुराहो हो गई, है ना, और कुछ टेंटेटिव बनाई गई हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में लिखा है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मतलब कल्चर कवर कर लिया है। सेलेक्ट फीचर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, फेस्टिवल्स एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो पूरा का पूरा आपको मध्य प्रदेश का कल्चर याद पढ़ना है यहाँ पे। और लास्ट टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश एंड टूरिज्म। टूरिज्म भी आपको देखना है, मतलब जितने भी मध्य प्रदेश में टूरिज्म की जो साइट्स हैं आपको पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए जरा देखते हैं। अब देखो यहां पे लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया था, एक कर्मवीर, क्या पूछा गया था, कर्मवीर, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, जो काफी फेमस रचना है, आप जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कल्चर से माच। माच क्या है, माच हमारे मध्य कराची की लोकनाट्य है जो कि मालवांचल का है। एक पूछा गया था बरमान का मेला। अब बरमान का मेला भी कल्चर में आ जाएगा, बड़ा ऑब्वियस बात है। तो 3 मार्कर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। मतलब आप देखो यूनिट 4 में 3 मार्कर से भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब यहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था भील विद्रोह के बारे में, भील रिबेलियन के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो यहां भी ले सकते हो आप। भीलों का जो कंसंट्रेशन है मालवा क्षेत्र में, तो आप बता सकते हो कि मेन कंसंट्रेशन का मालवा क्षेत्र में था। एक पूछा गया था ग्यारसपुर, ग्यारसपुर के बारे में। ग्यारसपुर में एक किला है, आपको याद होगा कहां पे है ग्यारसपुर किला, यह है विदिशा में। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो इतना ही आप लिख दो, ग्यारसपुर का किला विदिशा में है, तो इतने से ज्यादा काम हो जाता है। कुंवर रघुनाथ शाह के बारे में पूछा गया था, तो याद होगा रघुनाथ शाह, शंकर शाह, है ना, रघुनाथ शाह,
शंकर शाह है ना, एवली शंकर शाह के नाम पे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी हो गया अब तो शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों की मूर्तियां भी साथ में स्थापित की गई हैं। तो 1857 रिपोर्ट में कुंवर रघुनाथ शाह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखें तो ये कौन सी क्षेत्र की रियासत थी कि गढ़मंडला का क्षेत्र था, है ना, और जहां से उन्होंने 1857 का विद्रोह किया था। तो 3 मार्कर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो कि थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है नवदा टोली के बारे में। तो मध्य प्रदेश का ही कल्चर है तो भी नवदा टोली पूछा जाएगा। नवदा टोली क्या है बेसिकली? नवदा टोली बेसिकली ये एक चालुक्लिथिक साइट थी, ताम्र पाषाणकालीन जो है क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में आता है, तो नवदा टोली वहाँ पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भूमिजा के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिक था, जो कि बेसिकली जो हमारे परमार राजा थे मालवा क्षेत्र में, उन्होंने बेसिकली जो टेम्पल डेवलप किया वो उसको बोलते हैं बेसिकली, और नागर शैली से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे फेफरिया के बारे में। फेफरिया हमारा नृत्य है, वैसे देखा जाए तो फेफरिया नृत्य जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे निमाड़ांचल का है। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था भीमा नायक के बारे में 3 मार्कर में। तो भीमा नायक भी आई थिंक ये सारे इन्फॉर्मेशन आप अधिकांश लोगों को पता ही होती है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है। शंकर शाह के बारे में पूछा गया था, ये भी 3 मार्कर में पूछा गया था। तो एक बार रघुनाथ साहब पूछ लिया गया, एक बार शंकर साहब पूछ लिया गया, मतलब बाप बेटे को पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिवनी सत्याग्रह से, सिवनी सत्याग्रह। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसे टूरिया सत्याग्रह बोलते हैं। भूमरा टेम्पल पूछा गया था, है ना। भूमरा टेम्पल की बात करें तो हमारे शिव टेम्पल के रूप में जाना जाता है, जो कि सतना में है, नागौद सतना जिले में नागौद क्षेत्र है जहाँ पर ये आपका भूमरा टेम्पल है, जो कि गुप्त पीरियड का माना जाता है। तो एक तो पूछा गया 3 मार्कर में। एक बाघ गुफा के बारे में पूछा गया था, बाघ केव्स के बारे में, जो कि कहाँ पे है, ये आपकी धार में है बाघ की गुफाएं। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे गए थे। तो 3 मार्कर में यूनिट 4 में जो क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं वो लगभग रीच में है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मतलब दीज आर काइंड ऑफ वी कैन से दैट की लगभग आसान क्वेश्चन ही है जो 3 मार्कर में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। 5 मार्कर में चलते हैं कि 5 मार्कर किस तरह से पूछे गए हैं। 5 मार्कर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे राजा बख्तावर सिंह के बारे में। राजा बख्तावर सिंह कौन थे? राजा बख्तावर सिंह बेसिकली अमझेरा रियासत के राजा थे, राजा बख्तावर सिंह। अमझेरा रियासत कहाँ है? बेसिकली धार जिले में है। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने वहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था और बाद में शहीद हो गए। तो ये है राजा बख्तावर सिंह, कहाँ के? अमझेरा रियासत के। तो ये आपसे पूछा गया है आपसे एग्जाम में। इसके अलावा 5 मार्कर में पूछा गया आपसे झंडा सत्याग्रह के बारे में। झंडा सत्याग्रह तो बहुत ही कॉमन है, ये पूछा जाता है आपसे। एवनली 1 साल पहले शायद 2018 में झंडा सत्याग्रह पे पूरा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। तो कभी कभी होता है ऐसा, जैसे इस बार 5 नंबर पूछ लिया गया 2020 में। फिर एक बार पूछा गया था मेन लोकल फेस्टिवल्स, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो त्यौहार हैं, लोकल फेस्टिवल्स हैं, तो ये पूछा गया था आपसे। तो लोकल फेस्टिवल्स में देखा जाए तो हमारे जो है सारे अलग अलग अंचलों के आप कोट कर सकते हो, और स्पेशली हमारा जो मालवांचल में जो भील कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है भगोरिया पर्व, उसको तो आप बड़े अच्छे से कोट कर सकते हो, बिकॉज भगोरिया पर्व के बारे में लगभग सभी को जानकारी होती है कि 7 दिन मनाया जाता है होली के टाइम में, है ना। बहुत सारे और फेस्टिवल्स भी हैं, तो ये लिखना था आपको 5 मार्कर में। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 5 मार्कर में रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ उज्जैन। उज्जैन के धार्मिक और उज्जैन का जो कंट्रीब्यूशन है, सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे फूड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो फूड टूरिज्म है, यहाँ के जो कुजिन्स फेमस हैं, तो उसको कोट करना है। तो यहाँ पे हालांकि बहुत सारे हमारे जीआई टैग भी हैं अलग अलग जगहों में, तो आप उसको भी चाहे तो कोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मालवांचल में यदि हम बात करें तो कड़कनाथ का मुर्गा है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा रतलामी सेब है, उसको आप कोट कर सकते हैं, है ना। ऐसे समथिंग इस तरह की चीज़ों को आप फूड टूरिज्म में कोट कर सकते हैं। ये 5 मार्कर में लिखना था आपको।
इसके अलावा यहाँ पे 5 मार्कर में कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, जैसे कि मालवा उत्सव के बारे में पूछा गया है, उदयगिरि गुफाओं के बारे के सैलेंट फीचर, उदयगिरि जो गुफाएं हैं उसके फीचर्स पूछे गए हैं। अब देखो फीचर्स थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, उदयगिरि गुफाओं के फीचर्स क्या हैं, गुण क्या हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकंटक का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये जो कोड करना था आपको। तो ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्कर में पूछे गए हैं आपसे। तो ये रहे इस तरह क्वेश्चन 5 मार्कर में। यहाँ पे जरूर थोड़ी 1-2 क्वेश्चन थोड़े टेढ़े मेढ़े आए हैं, बट मोस्टली जो है क्वेश्चन ग्रिप में है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 11 मार्कर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 11 नंबर क्वेश्चन में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एक तो चित्रकूट के बारे में पूछा गया है। तो चित्रकूट के बारे में 11 नंबर का लिखना हालांकि थोड़ा मुश्किल काम है, बट फिर एनीवे सॉरी 11 नंबर का क्वेश्चन चित्रकूट से नहीं पूछा गया, वो तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रकूट 11 नंबर का पूछा गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन महाकौशल क्षेत्र में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। महाकौशल क्षेत्र का असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन आप कोट कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हल्का इसको भी कोट कर सकते हैं जिन्होंने नेतृत्व किया। एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्कर में कि फीचर्स ऑफ फोक पेंटिंग इन निमाड़ एंड मालवा रीजन। निमाड़ और मालवा क्षेत्र में फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला, इसको आपको लिखना है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, क्या गुण हैं, इसके बारे में लिखना है आपको, निमाड़ और मालवा रीजन की। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11 मार्कर में, आसान नहीं है इसको लिखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। फोक पेंटिंग थोड़ा सा लोगों को जानकारी थोड़ी कम रहती है, बट यू हैव टू स्टडी। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2020 में 11 मार्कर में पूछा गया था कि फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश में जो स्वाधीनता आंदोलन चलाया गया उसके बारे में लिखना है आपको। तो बहुत सारी चीजें लिखने के लिए अलग सत्याग्रहों के बारे में कोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया मेन हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश के प्रमुख हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेसेस लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इसको लिखा सकता है 11 मार्कर में। 11 मार्कर पूछा गया था 2019 का जो स्पेशल का मेंस हुआ, इसमें पूछा गया था हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बुरहानपुर एज टूरिस्ट प्लेस। तो बुरहानपुर के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आप असीरगढ़ का किला, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप कोट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे अपना नेपा नगर भी है, पहला अकबरी कागज का कारखाना स्थापित किया गया था, चांदनी ताप विद्युत घर बनाए गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप कोट करते हुए आंसर को लिख सकते हैं बुरहानपुर। तो ये रहे 11 मार्कर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये रहा आपके यूनिट 4 पे, है ना। अब चलते हैं यूनिट 5 पे चलते हैं। यूनिट 5 जो कि हमारे इस पार्ट 1 का लास्ट यूनिट है, ये है डायनास्टीज ऑफ मध्य प्रदेश की जो प्रमुख डायनास्टीज हैं, प्रमुख वंश हैं, जिसमें गोंडवाना है, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल स्टेट। ये हालांकि ले दे के 6 इसमें कवर किए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 6 से ही पूछे गए हों, बिकॉज बेसिकली जो चंदेल है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, चंदेला डायनास्टी से क्वेश्चन पूछा गया है ना। होलकर से तो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हमारा मतलब 1-2 क्वेश्चन यहाँ वहाँ से पूछे गए हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा लाइट नोट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 3 मार्कर की यदि हम बात करें तो पूछा गया था जेजाक भुक्ति के बारे में। तो जेजाक भुक्ति की बात करें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जेजाक भुक्ति वही क्षेत्र है जहाँ पे चंदेल राजाओं ने यहाँ पे रूल किया। तो ये कह सकते हैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्कर में तुकोजीराव 3 होलकर के बारे में, तुकोजीराव 3 होलकर के बारे में। हालांकि सारे होलकर राजाओं के बारे में आपको जानकारी हो, थोड़ा सा चांसेस कम ही होते हैं, थोड़ा मुश्किल रह जाता है ऐसी चीज़ें। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त मोहम्मद खान के बारे में, दोस्त मोहम्मद खान, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, जो कि दोस्त मोहम्मद खान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिकॉज हमारे बेसिकली एक रानी है, रानी कमलापति, जो गोंड बेसिकली रानी थी। तो उसमें देखा है तो वहाँ से कनेक्शन था कि उन्होंने बेसिकली उनके साथ एक संधि की थी कि वो उनको हेल्प करें। और हालांकि बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने उनकी हेल्प की थी, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद में उनका एम्पायर जीत लिया था उनके बेटे से। तो ये है दोस्त मोहम्मद खान, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बेसिकली भोपाल रीजन, भोपाल स्टेट। 3 मार्कर में से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन पूछा गया था मल्हार राव होलकर के बारे में। तो मल्हार राव होलकर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, मल्हार राव होलकर। बुंदेला रिबेलियन के बारे में पूछा गया था, बुंदेला विद्रोह।
अवंती बाई के बारे में पूछा गया 3 मार्कर में। तो अवंती बाई के बारे में तो आप लोग जानते ही, अवंती बाई का नाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवंती बाई इन्होंने विद्रोह किया था 1857 रिवोल्ट। इवनली इनकी अंगरक्षका थी गिरधारी बाई, उनका नाम भी आप थोड़ा याद रखिएगा, उनका भी नाम कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे गए हैं, है ना। 5 मार्कर की बात करो तो 5 मार्कर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें पूछा गया था एक ट्रीटी ऑफ मंदसौर, मंदसौर की जो संधि हुई थी होलकरों और अंग्रेजों के बीच में, और वो संधि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1818 में हुई थी, 1818 में। तो ये आप ईयर कोट कर सकते हो। साथ में बेसिकली यहाँ पे जो तात्या जोग है उसको बेसिकली यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एज ए अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। तो ये चीज़ भी आप कोट कर सकते हो, है ना। एक पूछा गया था महाराजा रघुराज सिंह के बारे में, जो कि रीवा रियासत के राजा थे। तो ये भी आप चीज़ें कोट कर सकते हो। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय महाराजा रघुराज सिंह ने बेसिकली अंग्रेज़ों का हेल्प किया था, अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था। एनीवे, इसके अलावा 5 मार्कर में कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे भोपाल रियासत के बारे में पूछा गया है। डायरेक्ट पूछ लिया गया, भोपाल रियासत पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया बघेल रियासत के बारे में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब रियासत के बारे में डायरेक्ट पूछा जा रहा तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसको रिप्लाई किया सकता है। तो इस तरह से 5 मार्कर पूछे गए हैं। 11 मार्कर में यदि आप जाओगे तो यहाँ पूछा गया आपसे कि अहिल्याबाई होलकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे 5 मार्कर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो कंट्रीब्यूशन है 1857 के विद्रोह में। तो देखा जाए तो गढ़मंडला क्षेत्र में शंकर शाह रघुनाथ शाह थे। तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह का जो कंट्रीब्यूशन है 1857 के विद्रोह में, वो क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो मार्कर में है। एंड आई बिलीव दैट कि क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यदि आपने थोड़ी प्रैक्टिस किया, 4-6 कीवर्ड्स क्रिएट करके आप इस आंसर को लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन येलो मार्कर पूछा गया बुंदेलखंड रियासत के बारे में। तो येलो मार्कर में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुंदेलखंड रियासत के बारे में पूछा गया है। तो बुंदेलखंड की रियासत कई सारी थी, तो उसको आप कोट कर सकते हैं। इवनली आप इसमें चंदेला को भी लिख सकते हैं। और एक लिखा है होलकर डायनास्टी के बारे में। होलकर डायनास्टी से भी क्वेश्चन 11 मार्कर में पूछा गया है। तो होलकर डायनास्टी के जो मेन राजा थे उनको कोट कर सकते हैं। इवनली इसमें अहिल्याबाई होलकर को भी आप कोट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, बड़ी मात्रा में, है ना। एक क्वेश्चन 2019 से पूछा गया था 11 मार्कर में, अचीवमेंट्स ऑफ चंदेला रूलर विद्याधर। चंदेल राजा थे विद्याधर, उनका कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। अब उनका कंट्रीब्यूशन तो वैसे विद्याधर ने अपने एम्पायर को काफ़ी बड़ा किया था और ही वॉज मोस्ट पावरफुल चंदेल रूलर देखा जाए तो। लेकिन कंदरिया महादेव जैसे महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण भी इनके टाइम में ही कराया गया था। तो इसलिए इन चीज़ों को भी आप कोट कर सकते हो। मतलब कई क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एम्पायर तो बड़ा किया, साथ में जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था राजा विद्याधर का। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे गए 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप तैयार करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसी को रिलाई करना है, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसी को बार बार रिवाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग पूरी शिद्दत से करें। 5 मार्कर, 11 मार्कर एवरी सिंगल डे लिखें, किसी भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। एवरी डे आप एक आंसर भी एवरी सिंगल डे लिखते हो तो वो भी डिफरेंस क्रिएट करेगा, है ना। इसलिए मेरा कहना यह है कि 5 मार्कर, 11 मार्कर क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें। कहते भी है कि यदि आपको कोई गाने की बोल पता है, आपको यदि अच्छा गाना गाना है तो रियाज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रियाज करोगे उतना बढ़िया आप गाना गा पाओगे। तो जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें एंड प्रैक्टिस विल डेफिनेटली गिव यू परफेक्शन। 13 डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, राम सोनी एमपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीपिंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।